इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा मिशन एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से डीकोड करना है। हाँ, और ये मास्टर क्लास खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है जो आरआरबी, एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जिन्हें मैथ्स में थोड़ी भी दिलचस्पी है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद इस मुश्किल लगने वाले विषय को बहुत ही सरल और थोड़ा मजेदार बनाना है। हम इस चर्चा को बिल्कुल एक फ्रेंडली एक्सपर्ट टीचर वाले अंदाज में रखेंगे। सही कहा आपने, कोई रोबोटिक रीडिंग नहीं होगी यहाँ। हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि सब समझ आ रहा है या नहीं। एग्जैक्टली तो चलिए अब हम स्लाइड 1 पर आते हैं, जहां इस मास्टर क्लास का रोड मैप दिया गया है। इसमें हम 4 मेन स्टेजेस से गुजरने वाले हैं। हाँ, जिसमें पहला है बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद एलिगेशंस एंड रूल्स, तीसरा है रेशियो टाइप्स एंड प्रोपोर्शंस, और आखिर में मेगा प्रैक्टिस होगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 2 पर हैं, जहां सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। राइट। देखिए, अनुपात या रेशियो असल में है क्या? इसकी सबसे पहली और जरूरी शर्त यह होती है कि तुलना हमेशा एक जैसी इकाइयों यानी सेम यूनिट्स के बीच होनी चाहिए। मतलब हम एप्पल्स की तुलना ऑरेंजेस से नहीं कर सकते, है ना? एकदम सही। जैसे रुपए का रेशियो रुपए से ही निकलेगा। अगर आप एक तरफ किलोमीटर रख रहे हैं तो दूसरी तरफ किलोग्राम नहीं हो सकता। हाँ, वो तो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा। बिल्कुल। और जब हम रेशियो को x और y के फॉर्म में लिखते हैं तो पहले नंबर को यानी x को एंटीसीडेंट कहते हैं। अच्छा, और जो दूसरा नंबर होता है y, उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। हाँ, ये टर्म्स सुनने में भारी हैं, पर इनका मतलब बस पहला और दूसरा पद ही होता है। समझ गई। अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं, जिसे द गोल्डन बैलेंस कहा गया है। ये प्रोपोर्शंस या समानुपात के बारे में है। देखिए, जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तब हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे a रेशो b बराबर है c रेशो d के। इसको a:b डबल कोलन c:d भी लिखते हैं। राइट। और इसमें जो एकदम बाहर वाले टर्म्स होते हैं, यानी a और d, उन्हें एक्सट्रीम्स टर्म कहा जाता है ना? सही पकड़ा आपने। और जो बीच वाले टर्म्स हैं b और c, उन्हें मीन टर्म कहते हैं। और यहीं से मैथ्स का एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला बनता है। क्या वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है? एग्जैक्टली। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, यानी a मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल्स b मल्टीप्लाइड बाई c। ये प्रोपोर्शन का बेस है। a इंटू डी इक्वल्स b इंटू सी। ये तो काफी सिंपल लग रहा है, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हम रेशियो में कुछ चेंजेस करें तो क्या उसका बैलेंस बिगड़ता है? जैसे अब हम स्लाइड 4 पर हैं, जहां कॉन्सेप्ट 1 और 2 समझाए गए हैं। हाँ, स्लाइड 4 का कॉन्सेप्ट 1 यही कहता है कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से रेशियो नहीं बदलता। अगर किसी अनुपात के दोनों टर्म्स को हम किसी एक ही नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशियो सेम रहता है। अच्छा, पर क्या हम रेशियो में कुछ जोड़ या घटाकर भी वही रिजल्ट पा सकते हैं? कॉन्सेप्ट 2 इसी बारे में है, मेकिंग प्रोपोर्शनल। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रेशियो की वैल्यू पूरी तरह बदल जाती है। वेट, सच में? हाँ, देखिए, कॉन्सेप्ट 2 में बताया है कि a, b, c और d में आखिर क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए x जोड़ा जाए कि वो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो इक्वेशन बनती है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस एक्स इक्वल्स c प्लस एक्स डिवाइडेड बाय d प्लस एक्स। ओ, मतलब x को स्पेसिफिकली ढूंढना पड़ता है ताकि वो बैलेंस वापस आए। हम डायरेक्टली जोड़कर सेम रेशियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेफ हैं, पर प्लस और माइनस से रेशियो का डीएनए ही बदल जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर, अब हम पैसों के बंटवारे पर आते हैं। अब हम स्लाइड 5 पर हैं, जहां कॉन्सेप्ट 3 दिया है, डिवाइडिंग अ टोटल अमाउंट। ये एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है। मान लीजिए एक टोटल अमाउंट है r, उसको हमें m रेशियो n में बांटना है। तो क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? हाँ, देखिए, a का हिस्सा निकालना हो तो फॉर्मूला बनता है m डिवाइडेड बाय m प्लस n, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल r से। अच्छा, और b के लिए वो n डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय r। और अगर उनके हिस्सों का डिफरेंस निकालना हो तो बस ऊपर m माइनस n रख दीजिए, यानी m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय r। ये थियोरेटिकल सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है,
क्या हम इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं? जरूर। अब हम स्लाइड 6 पर देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट 3 की एप्लीकेशन है। मान लीजिए हमारे पास 7,000 रुपए हैं और इन्हें 9 और 5 के अनुपात में बांटना है। ओके, तो m हो गया 9 और n हो गया 5। राइट। तो टोटल हिस्से हो गए 9 + 5 यानी 14। अब 7,000 को 14 से डिवाइड करें तो एक हिस्सा 500 रुपए का आता है। तो इस हिसाब से a को मिलेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 500 यानी 4,500 रुपए, और b को मिलेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 500 यानी 2,500 रुपए। एकदम सही। और दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो 4,500 माइनस 2,500 यानी 2,000 रुपए आएगा। देखिए, फॉर्मूला से ज्यादा मुझे ये टोटल पार्ट्स वाला लॉजिक आसान लग रहा है। बस टोटल हिस्सों से डिवाइड कर दो। बिल्कुल, और एग्जाम्स में यही मेंटल मैथ्स टाइम बचाती हैं। अब हम स्लाइड 7 पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट 4। ये पिछले कॉन्सेप्ट का एकदम उल्टा है। उल्टा कैसे? यहाँ टोटल अमाउंट की जगह दोनों के हिस्सों का डिफरेंस पहले से दिया होता है। तो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर m + n की जगह m - n हो जाता है। अच्छा, तो अब हम स्लाइड 8 पर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक एग्जाम्पल है जहां अनुपात 5:4 है और डिफरेंस 45,000 रुपए है। हाँ, तो यहाँ 5 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? सिर्फ एक हिस्सा। यानी वो एक हिस्सा ही सीधे 4,500 रुपए के बराबर हो गया। एग्जैक्टली। अब अगर a का हिस्सा निकालना है तो 5 को 4,500 से मल्टीप्लाई कीजिए जो 22,500 आएगा, और b के लिए 4 को 4,500 से मल्टीप्लाई कीजिए जो 18,000 आएगा। और इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल सम आ जाएगा 40,500 रुपए। ये तो काफी फास्ट था, पर मेरी एक उलझन है। बोलिए। ये सब इतने नए फॉर्मूलाज याद रखने की क्या जरूरत है? हम तो स्कूल टाइम से x मानकर सवाल करते थे ना। जैसे a हो गया 5x, b हो गया 4x, डिफरेंस x है जो 4500 है। ये ज्यादा नेचुरल लगता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए x मेथड बेस्ट है, पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे होते हैं तो वहां हर एक सेकंड कीमती होता है। हाँ, वो टाइम प्रेशर तो अलग ही लेवल का होता है। बिल्कुल। x मानकर इक्वेशंस लिखने में जो 10-15 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगते हैं ना, ये शॉर्ट फ्रेमवर्क्स उन्हें बचाते हैं। इससे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। समझ गई। टाइम इज मनी, या यहाँ कहें तो टाइम इज मार्क्स। चलिए अब एक थोड़े मुश्किल टॉपिक पर आते हैं। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। एलिगेशन ऑफ मिक्सचर्स फॉर्मूला यानी मिश्रण के सवाल। ये वाकई काफी स्टूडेंट्स को डराता है। कॉन्सेप्ट 5 बताता है कि अगर दो अलग अलग गिलासों के मिश्रण, मान लीजिए m/n और p/q हैं, उनको एक तीसरे बड़े बर्तन में मिलाना हो तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला तो स्लाइड पर काफी बड़ा दिख रहा है। फ्रैक्शंस के अंदर फ्रैक्शंस हैं। ये सच में थोड़ा डरावना है। हाँ, फॉर्मूला मेथड थोड़ा लंबा है, लेकिन हमारे पास इसका एक जबरदस्त इलाज है। ओह वाओ, वो क्या है? अब हम स्लाइड 10 पर आते हैं जहां लिखा है एप्लीकेशन, द ड्यूल मेथड शोडाउन। यहाँ फॉर्मूला मेथड का सीधा मुकाबला है टोटल इक्वलाइजेशन ट्रिक से। इस ट्रिक का नाम तो काफी फैंसी है। काम भी फैंसी है। एग्जाम्पल देखिए, पहले गिलास में अनुपात 13 और 11 का है और दूसरे गिलास में 5 और 7 का। इनको मिलाकर नया रेशियो निकालना है। मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये दो अलग अलग साइज के पिज्जा हैं। हम एक बड़े पिज्जा के स्लाइस को छोटे पिज्जा के स्लाइस के साथ सीधे तो नहीं जोड़ सकते ना। उन्हें पहले बराबर साइज में काटना पड़ेगा ताकि निष्पक्ष बंटवारा हो सके। क्या खूब एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ लगता है। पहले ग्लास का टोटल है 13 + 11 यानी 24, और दूसरे ग्लास का टोटल है 5 + 7 यानी 12। अच्छा, तो एक का बेस 24 है और दूसरे का 12 है। ये दोनों बराबर नहीं है। सही पकड़ा। तो इस 12 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा? बस सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जैक्टली। तो दूसरे गिलास का रेशियो जो 5 और 7 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो 10 और 14 बन जाएगा। ओह, और 10 + 14 भी 24 होता है। मतलब अब दोनों पिज्जा के स्लाइसेस बराबर हो गए। हाँ, और अब जादू देखिए। अब दोनों बराबर हैं तो आप पहले पार्ट को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ सीधा जोड़ सकते हैं। मतलब पहले गिलास का 13 और दूसरे का 10 जुड़कर हो गया 23, और दूसरे पार्ट में 11 और 14 जुड़कर हो गया 25। तो सीधा आंसर आ गया 23/25, बिना किसी LCM के हेडेक के। ये ट्रिक तो सच में कमाल की है ना? एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए तो मैथ्स एक खेल बन जाता है।
चलिए अब एक और मजेदार ट्रिक देखते हैं। अब हम स्लाइड 11 पर हैं, द के मेथड। कॉन्सेप्ट 6 इक्वल रेशियोज के बारे में है। द के मेथड, ये नाम से अलजेब्रा लग रहा है। थोड़ा बहुत है। अगर a बाई बी बराबर है c बाई डी के और वो बराबर है e बाई एफ के और इन सबको k मान लिया जाए तो प्रूफ बॉक्स में एक बहुत ही बढ़िया नियम दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? इन सभी फ्रैक्शंस के ऊपर वाले नंबर्स यानी a प्लस सी प्लस ई को जोड़ लीजिए और नीचे वाले b प्लस डी प्लस एफ को जोड़ लीजिए। इनका जो नया रेशियो आएगा ना, वो भी उस k के बराबर ही होगा। वेट, रियली? चलिए इसे स्लाइड 12 के एप्लीकेशन से समझते हैं। यहाँ एक बड़ा सा समीकरण या इक्वेशन दिया है जो बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। हाँ, और स्टूडेंट्स इसे देखकर ही स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर उन्हें के मेथड पता हो तो वो जानते हैं कि a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई के, यानी इस केस में 5b होता है। ओ, तो अगर a बाय बी बराबर 5 है तो उन सबका जोड़ने के बाद वाला बड़ा सा फ्रैक्शन भी एंड में सॉल्व होकर 5 ही आएगा। बिल्कुल, आप सभी जगह a की जगह 5b, c की जगह 5d रखकर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे और ऊपर के टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और आंसर सिर्फ 5 बचता है। वाओ! ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि जो सवाल देखने में इतना डरावना लगता है, जिसमें इतना ज्यादा अलजेब्रा भरा है, उसका उत्तर बस एक नजर में दिया जा सकता है। यही तो एग्जाम का माइंडसेट होता है। पूरा सॉल्व नहीं करना होता, बस पैटर्न पहचानना होता है। सही कहा। अब हम स्लाइड 13 पर चलते हैं, जो है डिक्शनरी पार्ट 1। यहाँ कुछ अनुपातों की टर्मिनोलॉजी दी गई है। हाँ, ये टर्म्स डायरेक्ट सवालों में आते हैं। सबसे पहला है मिक्स्ड रेशियो। इसमें हम दो अनुपातों का सीधा गुणा करते हैं, जैसे p मल्टीप्लाइड बाय x रेशियो q मल्टीप्लाइड बाय y। ओके, और दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो। ये डुप्लीकेट वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। डुप्लीकेट का सिंपल मतलब है स्क्वायर करना। अगर a और b हैं तो उनका डुप्लीकेट रेशियो होगा a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर। समझ गई। और तीसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, जो कि स्क्वायर रूट होता है। अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b। बिल्कुल। अब इसी तरह स्लाइड 14 देखिए, डिक्शनरी पार्ट 2। इसमें पहला है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट से तो ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि ये क्यूब करने की बात हो रही है, यानी a क्यूब रेशियो b क्यूब। एकदम सही। और फिर आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, जो उसका क्यूब रूट निकालना होता है। वैसे इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक मेरे दिमाग में आ रहा है। जहां भी ये वर्ड सुब आ रहे ना, समझ लीजिए कि हमें संख्या को छोटा करना है, यानी उसका रूट निकालना है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। स्टूडेंट्स को ये याद रखने में काफी मदद करेगी। और आखिर में इस डिक्शनरी में आता है इनवर्स रेशियो, यानी व्युत्क्रम। इसमें a रेशियो b बन जाता है 1 बाय a रेशियो 1 बाय b। पर फ्रैक्शंस के साथ कैलकुलेशन करना तो थोड़ा इरिटेटिंग होता है। यहीं पर मेरी एक टीचर नोट है। इनवर्स रेशियो में फ्रैक्शन से बचने के लिए आपको डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेकर सीधा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। रेशियो फ्रैक्शन से हटकर सिंपल नंबर्स में आ जाएगा। ग्रेट टिप। फ्रैक्शन हटाते ही सवाल आसान दिखने लगता है। चलिए अब इस डीप डाइव के सबसे आखिरी और मजेदार पड़ाव पर आते हैं। अब हम स्लाइड 15 पर है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, यानी समानुपात के गुण और द फाइनल बॉस। यहाँ हम रेशियोज के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। पहला है इन्वर्टेंडो। इसमें अंश और हर को पलट दिया जाता है, जैसे b बाय a इक्वल्स d बाय c। और दूसरा है ऑल्टरनेंडो, जहां हम वैल्यू स्वैप करते हैं, यानी a बाई सी इक्वल्स b बाई डी। ये क्रॉस में अपनी जगह बदलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब स्लाइड 16 देखिए। यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। कॉम्पोनेंडो, जिसमें हम +1 करके जोड़ते हैं, और डिविडेंडो, जिसमें हम -1 करके घटाते हैं। ये टर्म्स थोड़े भारी हैं पर लॉजिक काफी बेसिक है। अब मैं स्लाइड 17 पर एक बहुत ही इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी देख रही हूँ, जिसे द अल्टीमेट टूल सी एंड डी कहा गया है। ये क्या है? सी एंड डी यानी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को मिलाकर बनने वाला ब्रह्मास्त्र। ये इक्वेशन के दोनों तरफ लगता है। a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी के। अच्छा, मतलब ऊपर प्लस और नीचे माइनस का पैटर्न बनता है इसमें। ये सच में एक ब्रह्मास्त्र साउंड कर रहा है। और इस ब्रह्मास्त्र का असली टेस्ट होता है द फाइनल बॉस पर। अब हम स्लाइड 18 और 19 पर आते हैं। ये इस प्रेजेंटेशन का सबसे मुश्किल सवाल है। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। अगर x इक्वल्स 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b है, तो एक बहुत लंबा और जटिल इक्वेशन दिया गया है जिसका मान निकालना है। इसमें x प्लस 2a
डिवाइडेड बाय x माइनस 2a और इसमें जोड़ना है x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b। उफ, ये सच में डरावना है। देखने में डरावना है, पर ये एक पजल की तरह है। पर एक स्टूडेंट के नजरिए से सोच के देखिए, एग्जाम के उस भारी प्रेशर में किसी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये लंबा CND नियम लगाना है। इसी के लिए मैं एक मास्टर टिप देता हूँ, पैटर्न रिकग्निशन। जब भी आपको सवाल में x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a जैसा पैटर्न दिखे, जहां वही सेम चीजें ऊपर जुड़ रही हैं और नीचे घट रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये CND लगाने का डायरेक्ट सिग्नल है। x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a निकल आएगा। एग्जैक्टली। और बिल्कुल यही सेम प्रोसेस हम 2b को नीचे लाकर करते हैं। दोनों हिस्सों को अलग अलग निकालकर बस स्टेप 2 में उन्हें जोड़ देना होता है। तो इतने बड़े सवाल को हमने बस तोड़ कर हल कर लिया और इसका फाइनल आंसर सिंप्लीफाई होके क्या आता है? ऐसे सवालों का फाइनल आंसर लगभग हमेशा 2 ही आता है। एक बार आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप किसी टीचर की तरह इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। सच में, जिन सवालों को देख के लगता था कि इन्हें एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा, वो तो एक्चुअली मार्क्स स्कोर करने वाले सबसे आसान सवाल निकले। बिल्कुल, एग्जाम मैथमेटिक्स ध्यान और कंसंट्रेशन का गेम है। तो चलिए अब हम स्लाइड 20 पर आते हैं, जहां पर एक रैपिड फायर रिवीजन दिया गया है। आइए इस पूरे डीप डाइव की एक स्ट्रक्चर्ड समरी सुनते हैं। हाँ, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला गोल्डन रूल है AD इक्वल्स BC। दूसरा, अमाउंट डिवीजन में फॉर्मूला से आसान टोटल यूनिट्स निकालना होता है। तीसरा, मिक्सचर के सवालों में LCM ओलिगेशन ट्रिक। चौथा, इक्वल रेशियोज के लिए द के मेथड का लॉजिक। पांचवा, डिक्शनरी क्विक लिस्ट जिसमें डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और बाकी टर्म्स थे। और आखिरी सबसे बड़ा हथियार, द CND रूल। बिल्कुल। और अब हम आखिरी स्लाइड 21 पर हैं, जहां मॉक टेस्ट और की टेकअवेज हैं। यहाँ लिसनर्स के सामने 4-5 रैपिड फायर सवाल रखे गए हैं, जैसे Q1 जो चेक करता है कि AD और BC का रिश्ता क्या है। फिर Q3 है जो पूछता है कि 5 और 6 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, जिसका जवाब 125:216 होगा। दोनों का क्यूब करना है। और Q5 है जो हमारी फेवरेट टोटल इक्वलाइजिंग ट्रिक से 23:25 वाला उत्तर निकालने के बारे में है। ये पूरी जर्नी कितनी लॉजिकल और क्लियर थी। लेकिन अपने लिसनर्स से विदा लेने से पहले मैं उनके लिए एक गहरा कंसेप्चुअल सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर पूछिए, उससे और डेप्थ आएगी इस विषय में। आज हमने मिश्रण को बराबर करने की जो LCM ट्रिक देखी, वहाँ 2 गिलास थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 अलग-अलग गिलास होते, तो क्या ये टोटल इक्वलाइजिंग ट्रिक बिल्कुल इसी तरह काम करती? और एक और सोचने वाली बात, ये जो CND रूल है, क्या इसका रियल लाइफ डेटा एनालिसिस या फाइनेंस की दुनिया में भी कोई सीधा इस्तेमाल हो सकता है? ये दोनों ही सवाल लोगों को इस टॉपिक के फाउंडेशन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। यही मैथ्स का असली चार्म है। एकदम। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, उम्मीद है आप इस विश्लेषण और इन सवालों पर जरूर विचार करेंगे। फॉर्मूलाज रटिए मत, लॉजिक को समझिए और मैथ से दोस्ती कीजिए।